लाखों साल पहले, जब धरती पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, जंगलों में जानवरों का साम्राज्य था। उसी अंधेरे में एक गुफा के कोने में कांपता हुआ, भीगा हुआ, कमजोर सा एक प्राणी अपने नाखूनों से पत्थर को घिस रहा था। वहीं से शुरू हुई थी इंसान की सबसे खतरनाक क्रांति। पत्थर से बना भाला, भाले से बनी तलवार, तलवार से निकली तोप। और फिर वो दिन आया जब सिर्फ एक बटन दबाकर हजारों जिंदगियों को मिटाया जा सकता था। इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कैसे एक मामूली पत्थर से शुरू हुआ मानव का ये हथियारों का सफर आज न्यूक्लियर बम तक पहुंच चुका है। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। तो इन सब की कहानी शुरू होती है 65 मिलियन साल पहले। धरती पर जानवरों का राजा था डायनासोर। हजारों प्रजातियां थीं जो जंगलों, समुद्रों और आसमान तक पर राज करती थीं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी धरती की कहानी ही बदल दी। एक दिन आसमान से एक 12 किलोमीटर चौड़ा उल्का टकराया मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि हजारों एटम बमों से भी ज्यादा ताकतवर थी। धरती कांप उठी, जंगलों में आग लग गई, लहरों ने शहरों को निगल लिया और आसमान महीनों तक काला रहा। सूरज की रोशनी बंद हो गई, तापमान गिर गया और खाने की चेन टूट गई। धीरे धीरे डायनासोर भूख से, ठंड से और अंधेरे से मरने लगे। एक पूरा युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस पर हमारे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जो आई बटन के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन जहां एक दौर खत्म होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। इस तबाही में कुछ छोटे छोटे जानवर जिंदा रह गए थे, जैसे कि चूहे जैसे स्तनधारी जो जमीन के नीचे छिपे थे। वो डरपोक जरूर थे, लेकिन उनमें एक चीज खास थी, दिमाग। वही दिमाग जो आज हमारे सिर में है, इंसान का दिमाग। आज वैज्ञानिकों को इस घटना के सैकड़ों सबूत मिलते हैं। मेक्सिको में पड़ा चिकसुलप क्रेटर जो उस टक्कर का निशान है, और धरती की मिट्टी में बिछी हुई एक चमकदार परत इरिडियम जो धरती पर बहुत कम मिलता है लेकिन उल्का पिंडों में भरपूर होता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर वो उल्का न गिरता तो शायद आज इंसान नहीं, डायनासोर इस धरती पर राज कर रहे होते। सोचिए, हमारी पूरी कहानी एक टक्कर से शुरू होती है और आगे चलकर इंसान ने खुद ऐसे हथियार बनाए जो धरती को फिर से वैसी तबाही में डाल सकते हैं। लेकिन ये शुरुआत थी। अब वक्त है उस सफर को समझने का जब इंसान ने पहली बार हाथ में पत्थर उठाया और कहा, अब मैं कमजोर नहीं हूं। डायनासोर के मरने के बाद धरती पर एक नई दौड़ शुरू हुई। कौन बनेगा अगला शासक? और उसी दौड़ में जन्मा एक कमजोर सा जीव जिसके पास ना शेर जैसे पंजे थे, ना हाथी जैसी ताकत, ना बाज जैसी नजर। बस एक चीज थी, दिमाग। लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक नया प्राणी उभरा जिसका नाम था होमो हैबिलिस, यानी वो जो औजार बना सकता है। यह हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक था और इतिहास में पहली बार किसी जीव ने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को बदलकर कुछ नया बनाया। एक दिन जब कोई जंगली जानवर उसके पीछे दौड़ा तो उसने पास पड़ा पत्थर उठाया और दे मारा। और वो पल केवल एक जान बचाने का पल नहीं था, वो था ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली क्रांति। ओल्डोवन टूल्स, दुनिया के सबसे पुराने औजार जो अफ्रीका के टंजानिया और इथियोपिया में मिले। इनमें थे तेज धार वाले पत्थर जिन्हें काटने, छीलने और शिकार में इस्तेमाल किया जाता था। और इस खोज ने इंसान को बाकी जानवरों से अलग कर दिया। अब इंसान सिर्फ शिकार नहीं करता था, वो योजना बनाता था। वो अपने औजारों को संभाल कर रखता था। वो सोचता था कैसे इससे अगली बार बेहतर मारा जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान की पीढ़ियां बदलती गईं और लगभग 17 लाख साल पहले पृथ्वी पर आया होमो इरेक्टस। ये इंसान पहले से लंबा, मजबूत और सीधा चलने वाला था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत थी दिमाग से सोचना और योजना बनाना। अब शिकार सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि चालाकी और टीम वर्क से होता था। सोचिए भाई, आज हम मिसाइल बनाते हैं जो जीपीएस से चलती हैं, लेकिन उस मिसाइल की जड़ें उसी समय बोई गई थीं जब होमो इरेक्टस ने पहली बार एक पत्थर उठाकर शेर पर फेंका था। यही था इंसान का पहला दूरी से हमला, जिसे हम आज की भाषा में
प्राचीन मिसाइल भी कह सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है एचुलियन युग की कहानी, जहां इंसान ने अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर धारदार कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाना शुरू किया। ये हथियार शिकार के लिए थे, लेकिन साथ ही डर को हराने के लिए भी। आज भी जब वैज्ञानिक भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे इलाकों में खुदाई करते हैं, उन्हें ऐसे औजार मिलते हैं जिनमें हैं खुरदरे किनारे, धार के निशान और कई जगहों पर जानवरों की हड्डियों के कटे टुकड़े। ये सब बताते हैं कि हथियार का जन्म डर से हुआ था और समय के साथ वह ताकत का प्रतीक बन गया। अब इंसान सिर्फ हथियार नहीं बना रहा था, वो उसे अगली पीढ़ी को सिखा रहा था कैसे चलाना है, कब चलाना है और क्यों चलाना है। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे हम कहते हैं लोअर पेलियोलिथिक पीरियड या प्रारंभिक पाषाण युग, जहां हथियार बस एक औजार नहीं थे, बल्कि इंसान के जिंदा रहने का सबसे बड़ा साथी बन चुके थे। अब इंसान जानवरों से सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और सामूहिक योजना से लड़ता था। करीब 15 लाख साल पहले अफ्रीका, भारत और यूरोप के इलाकों में इंसानों ने बनाए बड़े बड़े हाथ में पकड़े जाने वाले कुल्हाड़ी जैसे औजार, जो दोनों तरफ से धारदार होते थे। इनसे इंसान जानवर की खाल उतारता था, मांस काटता था, लकड़ी चीरता था और कभी कभी लड़ाई भी करता था। लेकिन सोचो भाई, जब जंगल में अकेला इंसान शेर की आवाज सुनता होगा, उसके हाथ में सिर्फ एक पत्थर होता था, लेकिन उस पत्थर में भरोसा होता था, क्योंकि वही उसकी जान बचाता था। पत्थर अब बस एक चीज नहीं था, वो आत्मरक्षा का प्रतीक बन चुका था। दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में वैज्ञानिकों को मिले हैं 75,000 साल पुराने पत्थर के औजार, जिन पर डिजाइन और निशान बने हुए हैं। अब इंसान सिर्फ पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था, अब वो उसका आकार, धार और उपयोग सोचकर बनाता था। दुनिया के कई हिस्सों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि लगभग 3 लाख साल पहले इंसान ने बनाना शुरू किया स्पीयर यानी भाला। जर्मनी के शोनिंगन क्षेत्र में वैज्ञानिकों को मिले हैं 4 लाख साल पुराने लकड़ी के भाले, जो इंसान ने शिकार के लिए बनाए थे। भाले की नोक अक्सर पत्थर से तेज करके लगाई जाती थी, जिससे जानवर दूर से ही घायल हो जाता था। भारत में भी इस समय के प्रमाण मौजूद हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ऐसे पत्थर मिले हैं जिन पर घिसाई के साफ निशान हैं और कई बार ये भाले की नोक के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ये सब बताते हैं कि आदि मानव अब सिर्फ औजार नहीं बना रहा था, वो उनका सही इस्तेमाल भी समझने लगा था। शिकार अब अकेले नहीं होता था, अब इंसान ने टोली में शिकार करना शुरू कर दिया। कोई दौड़ाता था, कोई छिपकर इंतजार करता था, कोई आखिरी वार करता था। इसे ही कहा जाता है हंटर गैदरर सोसाइटी, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण ब्लोम्बोस केव, दक्षिण अफ्रीका में मिला है। यहां 75,000 साल पुराने औजारों और डिजाइन किए गए पत्थरों के प्रमाण मिले हैं, जो दिखाते हैं कि इंसान अब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, योजना बनाने और कला समझने लगा था। बहुत समय तक इंसान सिर्फ डर के साए में जीता था। जंगल में हर आवाज मौत जैसी लगती थी। कभी शेर की गुर्राहट, कभी अंधेरे में झाड़ियों की सरसराहट। दिन में इंसान किसी तरह खुद को छुपाकर जी लेता था, लेकिन रात उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जानवरों की नजर तेज थी, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा। और इंसान, वो बस एक छोटा सा कमजोर जीव, जिसके पास बचाव के लिए कुछ नहीं था सिवाय एक उम्मीद के। उसी उम्मीद से एक दिन इंसान ने धरती के सबसे खतरनाक तत्व को काबू कर लिया, आग। शायद किसी तूफानी रात को बिजली गिरने से जंगल में आग लगी होगी, या 2 पत्थरों को रगड़ते हुए चिंगारी निकल गई होगी, लेकिन वो चिंगारी ही आगे चलकर सभ्यता का पहला दीपक बनी। जब इंसान ने आग की गर्मी महसूस की, तो उसे सिर्फ गर्माहट नहीं मिली, उसे मिला साहस। आग से जंगली जानवर डरते थे। जिस गुफा के बाहर आग जलती थी, वहां कोई शिकारी पास नहीं आता था। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि अब वो खुद को बचा सकता है। अब वो सिर्फ शिकार नहीं है, वो भी एक ताकत है। धीरे धीरे इंसान ने आग से खाना पकाना सीखा। अब उसे कच्चा मांस चबाना नहीं पड़ता था। बीमारियां कम होने लगीं, शरीर मजबूत होने लगा और इसके साथ ही हथियारों में भी बदलाव आने लगा।
अब इंसान सिर्फ पत्थर नहीं मारता था, वो लकड़ी के भाले की नोक को आग में जलाकर और भी घातक बना देता था। भाले की नोक जलती थी, काली पड़ती थी, लेकिन अब वो ज्यादा तेज और मजबूत होती थी। शिकार करते समय जानवर डर कर भागते थे। आज भी वैज्ञानिकों को भारत के नर्मदा घाटी, भीमबेटका और आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में ऐसे गुफा स्थल और चूल्हे मिले हैं जहां इंसान ने हजारों साल पहले आग जलाई थी, पकाया था और अपने हथियारों को धार दी थी। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों में मिले भाले, पत्थर के औजार और जली हुई हड्डियां इस बात के प्रमाण हैं कि आग के साथ इंसान ने अपने औजारों को और खतरनाक बना दिया था। आग ने इंसान के शिकार को बेहतर बनाया, खाने को सुरक्षित किया और रातों को रोशन किया। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार नेचुरल चीजों को नियंत्रण में लेना सीखा। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं सोच रहा था, अब वो सपने देखने लगा था कि गुफा से बाहर निकलकर वो जंगल को जीत सकता है। वो जानता था कि अगर आग उसके साथ है तो अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं। यही आग उसके हथियारों को और धार दे रही थी और उसकी सोच को और गहरा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आग के इस्तेमाल से इंसान के मस्तिष्क का आकार भी बढ़ा, क्योंकि पका हुआ खाना ज्यादा पोषण देता था और दिमाग को विकसित होने का समय मिला। यानी सिर्फ एक आग की खोज ने इंसान को जंगली जानवरों की श्रेणी से उठाकर सोचने और रचने वाले प्राणी में बदल दिया। तो अब कहानी पहुंची है उस मोड़ पर जहां इंसान के पास है पत्थर, आग और भाला। अब वो अकेला नहीं है, अब वो टोली में चलता है, शिकार करता है, बचाव करता है और सबसे जरूरी, अब वो रणनीति बनाना सीख गया है। लेकिन असली छलांग तब हुई जब इंसान ने ऐसा हथियार बनाया जो हवा में उड़कर निशाना लगाता था। अब अगले अध्याय में इंसान पहली बार दूरी से मारना सीखता है और वहीं जन्म होता है धनुष और बाण की कहानी। जैसे जैसे इंसान का दिमाग और हाथ दोनों तेज होते गए, उसने महसूस किया कि शिकार के लिए नजदीक जाकर भिड़ना बेहद खतरनाक होता है। अगर सामने शेर या भालू जैसे जानवर होते तो हारना तय था। तभी इंसान के मन में एक विचार आया, अगर मैं जानवर के पास जाए बिना ही उसे मार सकूं? यही सोच इंसान को एक नई दिशा की ओर ले गई। करीब 60,000 से 40,000 साल पहले इंसान ने एक क्रांतिकारी हथियार बनाया, धनुष और बाण। धनुष एक मुड़ी हुई लकड़ी का फ्रेम था जिस पर जानवरों की नसों या रेशों से बनी डोरी बंधी होती थी। जब उस डोरी को खींचा जाता तो उसमें ऊर्जा संचित होती और जैसे ही छोड़ा जाता, बाण बिजली की रफ्तार से उड़ता और दूर खड़े शिकार को चीर देता। अब इंसान को शिकार करने के लिए पास नहीं जाना पड़ता था, वह छिपकर दूर से निशाना लगा सकता था। इसने पहली बार उसे एक सच्चा रणनीतिक योद्धा बना दिया। इसी के साथ आया टीम वर्क और योजना का युग। अब शिकार केवल ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और मिलजुल कर काम करने का खेल बन गया था। कोई दौड़ाकर जानवर को थकाता, कोई छिपकर घात लगाता, तो कोई बाण छोड़ता। यहीं से जन्म हुआ कोऑर्डिनेटेड हंटिंग का। और इसी दौर में भाषा का भी विकास तेज हुआ। अब इशारों से नहीं, इंसान बातचीत करके योजना बनाने लगा। तू दाईं तरफ जा, मैं बाएं से घेरता हूं। ऐसे संवाद इंसान को जानवरों से अलग बनाते चले गए। आज भारत में भी ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धनुष बाण का उपयोग किया था। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र, झारखंड और दक्षिण भारत के कई पुरातात्विक स्थलों पर पत्थर की नुकीली बाण की नोकें और लकड़ी के अवशेष मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे पूर्वज अब दूर से मारने वाले शिकारी बन चुके थे। लेकिन ये हथियार केवल शिकार तक सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे जैसे टोलियों का विस्तार हुआ, लोगों ने अपनी जमीन, भोजन और परिवार की रक्षा के लिए धनुष बाण को रक्षा हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। अब अगर कोई दूसरी टोली हमला करती तो तीरों की बौछार से उसका सामना होता। और यहीं से धनुष बाण सिर्फ हथियार नहीं रहे, वो बन गए कल्चर, रिलीजन और सिविलाइजेशन के प्रतीक। हमारे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत में धनुष बाण का जिक्र सिर्फ साधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल और योद्धा चेतना के रूप में हुआ है। रामायण में प्रभु श्री राम का कोदंड धनुष और महाभारत में अर्जुन का दिव्य गांडीव युद्ध के हथियार से कहीं बढ़कर रिलीजन, जस्टिस
और आत्म बलिदान के प्रतीक हैं। महाभारत में युद्ध की शुरुआत ही होती है शंख और धनुष की गर्जना से, और रामायण में राक्षसों के खिलाफ युद्ध हो या सीता की रक्षा, धनुष ही श्री राम की पहचान है। इंसान ने धनुष बाण को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयोग शुरू किए। अब बाणों की नोकें सिर्फ पत्थर की नहीं, बल्कि हड्डी, सींग और बाद में धातु से भी बनने लगीं। कुछ बाणों को जहर में डुबोया जाता ताकि जानवर को एक ही वार में गिराया जा सके। कुछ धनुषों पर अपने समूह की पहचान के लिए रंग, नक्काशी या पंखों से सजावट की जाने लगी। अब हथियार सिर्फ उपयोग का साधन नहीं रहे, वो बन गए प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक। जब इंसान ने पहली बार बाण छोड़ा होगा, ये वो पल था जब इंसान ने हवा को भी हथियार बना लिया। जहां पहले वो सिर्फ पास जाकर भिड़ता था, अब वो दूर से भी जीत सकता था। धनुष बाण ने इंसान को नए युग में पहुंचा दिया, और यही हथियार आगे चलकर बनेंगे राजाओं की सेना का हिस्सा, युद्धों का निर्णायक और सिविलाइजेशन का रक्षक। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब हम बढ़ते हैं उस युग की ओर जब इंसान ने पहली बार खेत जोता, गांव बसाया और हथियार सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि अपनी जमीन, फसल और परिवार की रक्षा के लिए बनाए। जब इंसान ने पहली बार बीज बोया तो उसने सिर्फ अन्न नहीं उगाया, उसने घर, गांव और पहली हद भी बनाई। ये समय था करीब 10,000 साल पहले का, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, यानी नवपाषाण काल। इसी समय इंसान ने खेती शुरू की, पशु पालने लगा और मिट्टी के बर्तन बनाए। अब वो एक जगह बसने लगा था। भारत में भी इसके कई प्रमाण मिले हैं, जैसे मेहरगढ़, पाकिस्तान, बुर्जहोम, कश्मीर और चिरांद, बिहार, जहां खुदाई में अनाज रखने के बर्तन, आग के चूल्हे और कंकालों के पास रखे गए पत्थर के औजार पाए गए हैं। लेकिन जहां खेत होते हैं, वहां लालच भी होता है। अब खतरा सिर्फ शेर से नहीं था, कभी कभी पड़ोसी इंसान भी हमला करने लगता था। यहीं से शुरू हुआ हथियारों का नया रूप। अब वो सिर्फ जानवर से बचाने नहीं, गांव की रक्षा और दूसरों को डराने के लिए भी इस्तेमाल होने लगे। भाला, जो कभी शिकार का साधन था, अब गांव की रक्षा का प्रहरी बन गया। धनुष बाण, जो जंगलों के शिकार में इस्तेमाल होता था, अब गांव की सीमा पर पहरा देने लगा। अब इंसान ने दीवारें बनाई, घेराबंदी की और सबसे पहले समझा कि अगर समाज बनाना है तो रक्षा का इंतजाम भी जरूरी है। जैसे जैसे गांव बड़े हुए, वैसे वैसे कबीले, फिर गुट, फिर राज्य बनने लगे। और जब राज्य बना तो पैदा हुआ एक नया किरदार, राजा। अब हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि साम्राज्य को विस्तार करने के साधन बना लिया। भारत के इतिहास में भी इसका स्पष्ट प्रमाण है। मगध, कोशल, अवंती जैसे प्राचीन राज्यों में हथियारों का उपयोग सेनाएं बनाने, सीमाओं की रक्षा और राज्य विस्तार के लिए होता था। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध में तलवार और भाले से विशाल सेना का नेतृत्व किया था, उन्हीं ने बाद में महसूस किया कि हथियार से जीतकर भी दिल नहीं जीते जा सकते। इसलिए उन्होंने हथियारों को त्याग कर धम्म और अहिंसा को अपनाया। यानी अब हथियार सोशल सिक्योरिटी, कल्चरल प्रेस्टीज और पॉलिटिकल पावर सबके केंद्र में आ चुके थे। अब युद्ध केवल अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि वर्चस्व के लिए लड़े जाने लगे थे। और यही था वो मोड़ जहां से हम प्रवेश करते हैं धातु युग और ऑर्गेनाइज्ड युद्धों के दौर में, जहां हथियार बनेंगे सभ्यता के निर्माता और विनाश के कारण भी। अब तक इंसान ने पत्थर और लकड़ी से अपनी दुनिया बनाई थी। शिकार, खेती, रक्षा, सब इन्हीं पर निर्भर थे। लेकिन फिर आया वो पल जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। जब आग और धातु मिले तो हथियारों में असली क्रांति हुई। करीब 3300 ईसा पूर्व इंसान ने पहली बार देखा कि कुछ पत्थर गर्म करने पर पिघलते हैं और उन्हें ढालकर नया आकार दिया जा सकता है। यहीं से शुरू हुआ कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। अब भाले, तलवारें, ढालें और कवच एक नए युग में प्रवेश कर चुके थे। मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा और चीन, हर जगह धातु हथियार राजा की सेना की पहचान बन चुके थे। भारत में हड़प्पा काल में भाले और छुरियां का उल्लेख मिलता है। यदि आपने हड़प्पा सभ्यता वाली इस वीडियो को नहीं देखा हो तो जरूर देखो। और बाद में वैदिक काल में अयस्क का उल्लेख मिलता है, यानी लोहा स्पष्ट करते हैं कि धातु अब शक्ति का दूसरा नाम था।
जैसे जैसे समय बढ़ा, धातु के ये हथियार एम्पायर पॉलिटिकल कंट्रोल के विस्तार और के सबसे बड़े माध्यम बन गए। रामायण में राम रावण युद्ध और महाभारत में कुरुक्षेत्र की महासंग्राम, दोनों में गदा, चक्र, तलवार और बाण सिर्फ युद्ध के उपकरण नहीं थे, बल्कि रिलीजन और अधर्म के प्रतीक बन चुके थे। आगे चलकर भारत में जब मुगल साम्राज्य आया तो धातु हथियारों ने नई ऊंचाइयां छू ली। बाबर, जो अपनी तोपों और लोहे की तलवारों के लिए जाना गया, उसने पानीपत की लड़ाई में दिखाया कि अब युद्ध में केवल नंबर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और धातु के हथियारों से जीत होती है। अकबर के दौर में युद्ध एक कला बन चुका था। लोहे के बख्तरबंद घोड़े, तलवारबाज, धनुर्धारी और रणनीति। उसने चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे दुर्गों को हथियार और योजना के मेल से जीता। और कैसे भूल सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, जहां महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं भिड़ी। घोड़े, भाले, तलवारें और कवच अब युद्ध भूमि पर सिर्फ शस्त्र नहीं थे, बल्कि गौरव, सम्मान और आत्म बलिदान के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप का चेतक, उसका भारी भरकम भाला और कवच, ये सब धातु के नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे के प्रतीक बन चुके थे। इस युग में हथियारों ने तय किया कि कौन राजा बनेगा, कौन गुलाम। धातु का वजन अब सिर्फ हाथ में नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा पर पड़ने लगा था। भारत, मध्य एशिया, यूरोप, चीन, हर कोने में इस युग की गूंज सुनाई दी, जहां इंसान ने कहा, मेरे राज्य की सीमा वहीं तक है जहां तक मेरी तलवार की धार पहुंचती है। भारत में योद्धाओं का इतिहास भी पुरानी थी, जिसमें उन्होंने युद्ध जमीन जितने नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को दिखाने के लिए करते थे। पोरस और सिकंदर, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस, मौर्य, गुप्त, मौर्यतर राजवंश, सबने अपनी सेनाओं को तलवार और रणनीति से सजाया। और फिर शुरू हुआ मध्यकालीन भारत का असली योद्धा काल, जहां मैदानों में गूंजने लगीं घोड़ों की टापें, रथों के पहिए, युद्ध घोष और तलवारों की टकराहट। राजपूत योद्धा, जिनके लिए युद्ध धर्म था और मृत्यु सम्मान। महाराणा प्रताप, जिनकी तलवार 25 किलो की थी, उनकी वीरता आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती है। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने एक के बाद एक हमलों को पीछे धकेला और जिनकी शौर्य गाथा आज भी गीतों में गाई जाती है। तलवारें इस युग में बस औजार नहीं थीं, वे थीं राजा की पहचान, प्रजा की रक्षा। हर साम्राज्य अपने सैनिकों की वीरता से पहचाना जाता था। रणभूमि अब सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं था, वो बन चुका था एक इतिहास लिखने का अखाड़ा, जहां हार से साम्राज्य गिरते और जीत से नई सभ्यताएं उठती। और ठीक यही वो दौर था जब इंसान ने पहली बार सोचा, अगर मेरे पास सबसे बड़ा हथियार होगा तो शायद मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सोच लेकर आगे आई बारूद की खोज, जिसने पूरी युद्ध परंपरा को बदल दिया। 13वीं सदी के आसपास मानव इतिहास का सबसे भयानक मोड़ आया। एक ऐसी खोज जिसने तलवारों की धार को धुएं और आग में छिपा दिया। इसका नाम था गन पाउडर, यानी बारूद। सबसे पहले चीन में लगभग 800 AD के आसपास कुछ केमिस्ट्स ने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को मिलाया। उन्हें शायद जादुई दवा बनानी थी, लेकिन मिल गया विनाश का फार्मूला। जब यह मिश्रण आग में डाला गया तो हुआ जोरदार विस्फोट, और वहीं से शुरू हुआ हथियारों का फायर टाइम। धीरे धीरे यह खोज अरब व्यापारियों के रास्ते मध्य एशिया, यूरोप और भारत तक पहुंची, और वहां इसने बदल दी युद्ध की परिभाषा। बंदूकें आ गईं, जो जरा सी अंगुली दबाने पर एक बाण की जगह धातु का गोला छोड़ती थी। पहले तो ये बड़ी और भारी थी, लेकिन जल्द ही हथगोले, मस्कट और फिर फ्लिंटलॉक गन बनने लगी। अब सेनाएं रथ या हाथी पर बैठकर नहीं, बल्कि लाइन में खड़े होकर गोली चलाने लगी। भारत में सबसे पहले बारूद का युद्ध 1526 में पानीपत के मैदान में लड़ा गया। बाबर, जो अफगानिस्तान से आया था, वह अपने साथ लाया था तोपें, बारूद और फायर पावर। उसने इब्राहिम लोदी की भारी सेना को तोपों और बंदूकों से ऐसा चौंकाया कि युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। यह था भारत का पहला गन वॉर। इसके बाद अकबर, जहांगीर और औरंगजेब ने गन पाउडर बेस्ड मिलिट्री को आगे बढ़ाया। रॉयल आर्टिलरी बने, तोपों के लिए अलग दरबार हुआ करता था। राजपूत, मराठा, सिख, हर जाति ने बंदूकें अपनाई। महाराणा प्रताप और शिवाजी ने
अपनी रणनीतियों में तोप और बंदूक को जोड़ दिया। अब लड़ाई की आवाज जय घोष से नहीं, बारूद की गड़गड़ाहट से गूंजती थी। धार्मिक और सामाजिक प्रभाव भी बदले। अब वो योद्धा नहीं जीतता था जो ताकतवर था, बल्कि वो जिसके पास बेहतर हथियार और गोला बारूद था। यूरोप में भी बंदूकों ने तलवारों को पीछे छोड़ दिया। ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली सभी साम्राज्य अब गन पाउडर एम्पायर्स बन चुके थे। और यही कारण था कि 17वीं से 19वीं सदी तक यूरोप के एम्पायर दुनिया के कोनों कोनों तक फैल गए, क्योंकि उनके पास थे बंदूक, बारूद और जहाज। अब इंसान पहले से ज्यादा खतरनाक और पहले से ज्यादा दूर तक मारने वाला बन चुका था। एक छोटे से गोले से अब एक राज्य गिराया जा सकता था। बारूद ने हथियारों को सिर्फ बदल नहीं दिया, बल्कि पूरी सभ्यता की सोच को युद्धमुखी बना दिया। अब अगला अध्याय लेकर आता है एक ऐसा युग जहां युद्ध सिर्फ राज्यों के बीच नहीं, बल्कि पूरे संसार को दांव पर लगाने लगते हैं। 17वीं से लेकर 19वीं सदी तक वर्ल्ड के हिस्ट्री ने एक नई करवट ली। यूरोपियन ताकतें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, डच अब तलवार या तलवारबाज नहीं, बंदूकधारी जहाजों के सहारे निकली थीं पूरे संसार को जीतने। और इसी दौर को कहा गया कॉलोनियल एरा, यानी उपनिवेशवाद का युग। यूरोपीय शक्तियां अपने जहाजों में बंदूकें, तोपें और बंदूकधारी सैनिकों के साथ एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पहुंची। कहने को ये व्यापार करने आए थे, लेकिन इनके पास व्यापारी से ज्यादा हथियारों की ताकत थी। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी और बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी बनकर घुसपैठ की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्थानीय राजा एकजुट नहीं है, तो उन्होंने शुरू कर दी डिवाइड एंड रूल की रणनीति। और उस रणनीति का सबसे बड़ा औजार था बंदूक। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के इन दो वॉर्स में ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय सेनाओं को गन पाउडर और बंदूक, तोप, कुशल स्ट्रेटजी से हरा दिया। और भाई, हथियारों के रिलीजियस और सोशल परिणाम भी खौफनाक थे। जहां पहले तलवारें सम्मान की वस्तु थीं, अब बंदूकें बन गई थीं दमन और गुलामी का प्रतीक। अफ्रीका में लाखों लोगों को बंदूक की नोक पर गुलाम बनाकर जहाजों में भर दिया गया। अमेरिका में रेड इंडियन समुदाय को तोपों और बंदूकों से मिटा दिया गया। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान 1839 में अफगान वॉर, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ये सब हथियारों के इर्द गिर्द घूमते रहे। जब 1857 में भारतीय सोल्जर ने विद्रोह किया, तो उसके मूल में भी एक हथियार था, एनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और वो गाय और सुअर की चर्बी से लिपटा होता था। इसी वजह से 1857 की क्रांति की आग सुलझा था। इस युग में हथियारों ने कल्चर, ट्रेड और लैंग्वेज सब पर कब्जा कर लिया। लेकिन अभी सबसे भयानक दृश्य बाकी था, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब इंसान ने ऐसे हथियार बनाए जो पूरे शहर को पल में मिटा सकते थे। 20वीं सदी की शुरुआत, पूरी दुनिया उबल रही थी। राजा, एम्पायर, लैंड, रिलीजन, हर कोई अपनी सत्ता का परचम लहराना चाहता था। यह था इंडस्ट्रियल वॉर का टाइम, जहां हथियारों का उत्पादन हथौड़े और आग से नहीं, बल्कि मशीनों और कन्वेयर बेल्ट से होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914, यूरोप धधक उठा। देश दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ थे दोस्त देश, दूसरी तरफ विरोधी देश। और ये कोई तलवार भाला वाला युद्ध नहीं था, ये था मशीन गन, जहरीली गैस और टैंक का युद्ध। मशीन गन्स जो एक सेकंड में दर्जनों गोलियां बरसाती थीं। मस्टर्ड गैस, ऐसा जहर जो सांस के साथ अंदर जाकर फेफड़े जला देता था। और टैंक्स, लोहे के किले जो कीचड़ और खाइयों को रौंदते हुए बढ़ते चले जाते। यूरोप के खेत अब कब्रिस्तान बन चुके थे। हर जमीन की परत में अब बारूद की गंध बस गई थी। लेकिन इंसान ने इससे भी सबक नहीं लिया। 1939 में शुरू हुआ दूसरा और भी बड़ा महायुद्ध, वर्ल्ड वॉर 2, इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध। अब मैदान में थे डिक्टेटर हिटलर, चर्चिल, स्टालिन, मुसोलिनी, और उनके पास थे फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, बॉम्बर एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर बॉम्ब। हिटलर की ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी, बिजली जैसी तेज चढ़ाई जिसमें दुश्मन को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था।
जर्मनी ने यूरोप को झकझोर दिया, जापान ने चीन और अमेरिका पर हमला कर दिया, और जब दुनिया थकने लगी तब अमेरिका ने वो किया जिसे आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा सुबह 8:15 बजे सामान्य दिन की ही तरह आज सूरज उग रहा था और जापान वासी अपने कामों में व्यस्त थे। कोई घरेलू काम में लगा हुआ था तो कोई घर की सफाई कर रहा था, लेकिन उसे कहां पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में सबसे बड़ा विनाशकारी दुर्घटना के रूप में दर्ज हो जाएगा। लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया। 10 सेकंड में 80,000 से ज्यादा लोग जलकर राख हो गए और 9 अगस्त नागासाकी में फैट मैन बम ने एक और शहर को जला दिया। इन 2 बमों ने दिखा दिया कि अब इंसान ने विनाश की देवी को जगा दिया है। इस युद्ध में करीब 8 करोड़ लोग मारे गए और ये था वो मोड़ जहां हथियार बन गए थे इतिहास का निर्णायक और ह्यूमैनिटी का किलर। अब हथियार दुनिया जीतने के लिए नहीं बल्कि दुनिया मिटाने के लिए बनाए जा रहे थे। तो दोस्तों, हथियारों का युग यहीं समाप्त नहीं होता। इस डॉक्यूमेंट्री में हम केवल इतना ही कवर कर पाए। अगर आप इसका पार्ट 2 जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे पार्ट 2। अगर 500 कमेंट आ जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, डिटेल डॉक्यूमेंट्री। और तब तक आप जानना चाहते हैं भारत का महान सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो इस बटन पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूं।